आयनिक यौगिकों के गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड्स। गाइज, आयनिक के कंपाउंड्स तो आप लोग जानते होंगे, ऑलरेडी आप जानते होंगे कि आयनिक कंपाउंड क्या होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड्स बोलते हैं। मीन्स क्या हो गया, इसको हम इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड्स भी बोलते हैं, जिसको विद्युत रासायनिक बंधन भी कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग? विद्युत रासायनिक सहसंयोजक बंधन भी कहते हैं। तो इसी के बारे में हम लोग स्पेशली देखना है हम लोग को। तो ये होता क्या है, इसको हम लोग को देखना है। तो इसके लिए सबसे पहले ज़रूरी क्या सब है, इसमें इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड में होता क्या है, इसमें एक पॉजिटिव चार्ज यानी A+ और एक B-, यानी एक धनायन हो गया, एक हो गया ऋणायन। इसको हम लोग कह सकते हैं एक मेटल हो जाएगा, यानी धनायन कौन होता है? मेटल। और ऋणायन कौन होता है? एक नॉन मेटल होंगे। तो इस प्रकार से इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड के लिए क्या सब चाहिए? एक मेटल, एक नॉन मेटल चाहिए। और इसमें जो आयन बनता है, एक प्लस एक माइनस, धातु पर प्लस और धातु पर माइनस, इसलिए हम इसको आयन बनने के कारण इसको कौन सा कंपाउंड कहते हैं हम लोग? आयनिक कंपाउंड्स इंग्लिश में, और हिंदी में आयनिक यौगिक भी कहते हैं। हिंदी में आयनिक यौगिक और इंग्लिश में आयनिक कंपाउंड्स कहते हैं। इसी आयनिक कंपाउंड्स के क्या देखना हम लोग को? गुण देखना है। क्या देखना हम लोग को? प्रॉपर्टीज देखना है, प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड्स हैं। अब इसके हम लोग प्रॉपर्टीज में क्या सब देखेंगे, ये जल में घुलता है कि नहीं, ये विद्युत का सुचालक होता है कि नहीं, ये टोटल का प्रॉपर्टीज देखेंगे। यानी किस स्टेट में ये मिलता है, यानी भौतिक गुण से लेकर के रासायनिक गुण तक की चीज़ हम लोग देखेंगे। तो एक बार मैं बता दूं कि ये अभी हम लोग 11th स्टैंडर्ड का केमिस्ट्री का जो है पोर्शन कर रहे हैं, कौन सा? ये रासायनिक बंधन का कर रहे हैं हम लोग, जिसमें कि पिछले वीडियो में मैं बता चुका हूँ 11th का कि केमिकल बॉन्ड क्या है, केमिकल बॉन्ड क्या है मैं बता चुका हूँ, केमिकल बॉन्ड क्या है। उसके बाद केमिकल बॉन्ड कितने टाइप्स हैं इसका, यह आपका हो चुका है ये, ठीक है। और उसी में बता चुके हैं कि इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है। तो इसी इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड का दूसरा नाम कौन सा है? आयनिक यौगिक है। क्या है? आयनिक यौगिक। तो इसी आयनिक यौगिक का हम लोग को क्या देखना है? प्रॉपर्टीज देखना है, जो कि आप देख पा रहे हैं। प्रॉपर्टीज टोटल मान कितने हैं इसके? भिन्न भिन्न प्रकार के 6 प्रॉपर्टीज हैं। अब पहला प्रॉपर्टीज देखते हैं हम लोग। क्या है पहला प्रॉपर्टीज? ये धनायन तथा ऋणायन से बने होते हैं, मतलब इसमें एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होते हैं। और आप जानते हैं एक धनायन कौन होंगे? एक मेटल है, एक नॉन मेटल। तो हम लोग ये सभी कह सकते हैं कि ये एक मेटल और एक नॉन मेटल यानी धातु और अधातु से बने होते हैं, ये भी कह सकते हैं। पहला पॉइंट क्लियर हुआ। अगला पॉइंट है, ये ठोस अवस्था में क्या होते हैं? विद्युत के कुचालक, यानी ठोस अवस्था में इलेक्ट्रिक का ये कंडक्टर नहीं होता है, इलेक्ट्रिक का कंडक्टर नहीं होता है। मतलब क्या होगा, अगर कोई ये ठोस है, इसमें अगर इलेक्ट्रिक इधर से हम लोग डालेंगे तो क्या होगा? ये इलेक्ट्रिक इसमें ट्रांसफ़र नहीं होगा, इलेक्ट्रिक ट्रांसफ़र नहीं होगा कहता है। तथा जलीय विलयन में क्या होगा? ये सुचालक होंगे, यानी अगर ये पिघल जाएगा, ये अगर पिघल जाएगा, डाइल्यूशन इन सॉल्यूशन, यानी घोल में अगर पिघल जाता है तो ये क्या होगा? विद्युत के सुचालक है। तब जा कर के इलेक्ट्रॉन क्या होता है? फॉलो करना शुरू कर देता है, और ये इस छोर से विद्युत क्या होगा? इस छोर तक आ जाएगा। किस स्टेट में? जलीय विलयन में। तो ऐसा क्यों होता है? थोड़ा सा रीजन हम लोग जान लें। देखिए, ठोस अवस्था में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन को गमन करने की मौका नहीं मिलता है, यानी इलेक्ट्रॉन को जकड़े हुए रहता है, ये स्थिर आकर्षण बल से बंधा होता है। लेकिन जब ये जलीय विलयन बन जाता है तो इलेक्ट्रॉन को गमन करने के लिए, इलेक्ट्रॉन को इधर से उधर हिलने डुलने में मदद मिलने लगता है। क्योंकि जैसे ये ठोस है, तो ठोस में क्या होता है? अणुओं के बीच का बल क्या होता है? काफ़ी अधिक होता है, और दूरियां कमज़ोर होती, दूरियां नज़दीक होती हैं, इसी लेकर के बल इसमें क्या होता है? स्ट्रॉन्ग होता है। लेकिन ये द्रव बन जाता है, दूरियां इसके बढ़ जाती है, और दूरियां बढ़ने से फोर्स भी क्या होता है? कम हो जाता है। जिस लेकर के इलेक्ट्रॉन क्या होता है? यहाँ से लेकर के इलेक्ट्रॉन यहाँ जाने में सहूलियत होने लगता है, सुगम हो जाता है। इस लेकर के जलीय विलयन में क्या होता है? विद्युत के सुचालक होते हैं। लेकिन ठोस अवस्था में ऐसी चीज़ नहीं होता है, ठीक है ना। ठोस अवस्था में इलेक्ट्रॉन को गमन करने के लिए क्या होता है?
वो उसके रुकावट हो जाते हैं। तीसरा पॉइंट 2 नंबर खत्म हुआ। तीसरा पॉइंट कहता है ये जल में, स्टूडेंट यहाँ पे थोड़ा सा जो है मिस्टेक है, ये जल में क्या होते हैं, जल में अधिक घुलनशील होते हैं, यानी जल में ये काफ़ी विलय हो जाता है। इसको हम लोग घुलनशील को लिख सकते हैं विलय, यानी ये जल में घुल जाता है ये। किंतु कार्बनिक घोलकों में क्या होता है, ये कार्बनिक घोलकों में, अब कार्बनिक घोलक क्या होता है, कार्बनिक घोलकों में घुलनशील होते हैं। अब कार्बनिक घोलक क्या होता है गाइज, मैं बता दूं कि कार्बनिक घोलक का मतलब क्या होता है, मैं यहाँ थोड़ा सा क्लियर कर दूं। कार्बनिक घोलक का मतलब क्या होता है, क्या है कार्बनिक घोलक गाइज मैं बता दूं, ऐसा घोलक जो क्या हो, कार्बन के यौगिक से बना हो। किससे, कार्बन के यौगिक से बना हो, कार्बन के यौगिक से बना हो, कार्बन के यौगिक से बना हो। अब कौन कौन सा है एग्जाम्पल इसके अंदर आता है, आपको कौन कौन सा कार्बन का बना होता है मैं बता दूं इस चीज़ को। अगर इस चीज़ को मैं बताऊं तो कार्बन से बना हुआ कौन कौन होते हैं, कार्बन का बना होता है हमारे पास है, कौन कौन बना होता है कार्बन का, कार्बन का बना होता है अल्कोहल, उसके बाद हम लोग को क्या होता है, उसके बाद आता है प्रोपेनॉन, जिसको हम लोग कीटोन भी कहते हैं हम लोग, प्रोपेनॉन हो गया, बेंजीन हो गया, बेंजीन के बाद आता है आपको, बेंजीन के बाद आता है ईथर हो गया, इटीसी। ये सब क्या है, कार्बनिक घोलक हैं। ये सब क्या है, कार्बनिक घोलक है। बिल्कुल जितने भी है सभी क्या होता है, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट हैं। तो इन सब में क्या होगा, यही है कार्बनिक घोलक। इसमें क्या होगा, इसमें आपको घुलनशील हो जाएगा, सॉरी इसमें नहीं घुलेगा, बट जल में क्या हो जाएगा, ये घुल जाएगा। तो रीजन क्या होता है, रीजन इसलिए कि इसका फार्मूला C6H6 होता है, अल्कोहल का फार्मूला होता है C2H5OH होता है, और प्रोपेनॉन का क्या होता है C3H कितना 7 C3H कितना 3 दूना 6 और O हो जाएगा, ठीक है ना, 3 दूना 6 O हो जाएगा। तो इस लेकर के टोटल में क्या है, कार्बन आप देख रहे हैं, इसमें भी कार्बन है, इसमें भी कार्बन है, और इसमें तो ऑलरेडी कार्बन है। तो इस लेकर के ये कार्बन का बना होता है। चूँकि इसमें कार्बन है अवेलेबल, आप देख पा रहे होंगे, आई थिंक आप पूरा क्लियरली समझ रहे होंगे। तो इस लेकर के ये कार्बन का बना होता है। इसी लेकर के इसमें क्या होता है, तो ये किस में घुलेगा, ये कार्बन के यौगिक में घुलेगा। तो कार्बन के यौगिक में घुलने के कारण ये क्या होता है, इसमें जितने भी जो कार्बन का नहीं है उसमें ये नहीं घुलता है। चूँकि एक नियम है, क्या नियम है कि समान में घुलता है, समान में घुलता है। तब सीधी बात है ये कि कार्बनिक घोलक किस में घुलेगा, कार्बनिक घोलक में कौन सा पदार्थ घुलेगा, कार्बनिक ही घुलेगा। यानी कार्बन का जो कंपाउंड बना होगा वो कार्बनिक में घुलेंगे, और जो कार्बन का नहीं बना होगा उसमें नहीं घुलेंगे। तो वो किस में बनेंगे, तो अब देख लीजिए वो घुलेगा आपको किस में, वाटर में। क्यों, क्योंकि वाटर में कार्बन नहीं है। तो जिसमें कार्बन नहीं होगा किस में घुलेगा, ये वो जल में घुलेगा। जो कार्बन का बना होगा वो कार्बनिक यौगिक में घुलेगा, अर्थात कार्बनिक घोलक में घुलेंगे। तो ये पॉइंट्स क्लियर हुआ। अब आते हैं हम लोग यहाँ पर से, इसी लेकर के ये क्या होता है, ये जल में घुल जाता है, अधिक विलय है, बट कार्बनिक घोलकों में क्या होता है, ये कार्बनिक विलायकों में अघुलनशील होते हैं। ये पॉइंट्स क्लियर हो गया है, क्यों नहीं घुलनशील होता है, क्योंकि ये कार्बन का बना नहीं होता। अगला पॉइंट चौथा नंबर देखते हैं। ये साधारणतः कड़े ठोस पदार्थ होते हैं। ये साधारणतः ठोस यानी कड़े तो ठोस अवस्था में, किस अवस्था में होती है, ठोस अवस्था में। यानी इसमें क्या होगा, अणुओं का बल जो है ना काफ़ी अधिक होंगे और दूरियां नज़दीक होती हैं, और उसके साथ में क्या होता है, कड़ा होता है, काफ़ी हार्ड होता है, इसको तोड़ना मुश्किल होता है। अब तोड़ना मुश्किल क्यों होता है, क्योंकि इसके बीच में जो है अणुओं का बल जो है, एटम का बल जो है ना, वो क्या होता है, काफ़ी मजबूत होता है और दूरियां कम होती है। इसी लेकर के इसमें क्या होता है, इसके कणों को तोड़ना मुश्किल होता है, और जब कणों को तोड़ना मुश्किल होंगे तो क्या होंगे, ये ठोस कड़े होंगे और ठोस होंगे। कहता है इनके द्रव्यमान तथा क्वथनांक क्या होते हैं, काफ़ी अधिक होता है। अब सीधी बात है कि जब ये ठोस कड़े होंगे तो इसको दोनों की दूरियां को कम करने के लिए हम लोग को बल तो अधिक चाहिए, तो बल अधिक चाहिए, तो उसी बल को कहते हैं हम लोग
द्रवणांक और क्वथनांक। द्रवणांक में क्या होता है, हम लोग को उसको पिघलाना होता है, और क्वथनांक में क्या होता है, हम लोग को उसको उबालना होता है। तो सीधी बात है कि ये ठोस है, ये ठोस है, तो इसके बीच के बलों को तोड़ेंगे तभी ना ये बॉइलिंग यानी पहले द्रव बनेगा। द्रव बने का मतलब क्या, अणु के बीच का दूरी बढ़ना। तो बढ़ेगा कब, जब ये दूरियां टूटेगा, ये फोर्स टूटेगा तभी ना। तो ये फोर्स काफ़ी मजबूत है, यानी ये बल, तो इसको तोड़ने के लिए और अधिक बल चाहिए, और अधिक बल चाहिए, इसीलिए से क्या होता है, ये बॉइलिंग यानी बीपी अधिक होगा। और जब बीपी अधिक है तो ऑलरेडी है कि क्या होगा, एमपी भी अधिक होगा, जिसको मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं, और हिंदी में क्या कहते हैं हम लोग, द्रवनांक कहते हैं। इसीलिए करके इसका मेल्टिंग पॉइंट यानी द्रवनांक क्या होगा, मेल्टिंग पॉइंट अधिक होते हैं, और क्वथनांक भी क्या होते हैं, अधिक होते हैं, काफ़ी अधिक होते हैं। अब ये क्यों होते हैं अधिक, आप समझ ही गए हैं कि क्योंकि बीच के दूरी कम होते हैं और फोर्स भी काफ़ी अधिक होती है। इसको तोड़ने के लिए जो ऊर्जा लगता है वो काफ़ी स्ट्रोंग होते हैं। कहता नेक्स्ट, इनके कणों को अलग करने की काफ़ी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अलग करने के लिए यहाँ पे के लिए हो जाए, क्या हो जाएगा, ये थोड़ा सा यहाँ पे छूट गया है, ये मिस्टेक है, ये के लिए काफ़ी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अब आप समझ ही गए ऊर्जा क्यों आवश्यकता होती है, क्योंकि इसमें जो अणुओं का बल क्या होता है, काफ़ी अधिक होते हैं और दूरियां नज़दीक होती हैं। इसीलिए कर इसमें अणुओं का बीच का बल अलग करने के लिए काफ़ी एनर्जी की आवश्यकता होती है। इस प्रकार से ये टोटल पॉइंट्स था, इसके जो हैं आयनिक यौगिक के गुण थे ये। तो ये आयनिक यौगिक के गुण टोटल मिला करके फिनिश हुआ। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित हुआ होगा, और आपको समझ में आ तो गया होगा ही। अगर समझ में आ गया होगा तो आप इसे नोट कर लेंगे अच्छी तरह से, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद ताकि जैसे ही मेरा अगला वीडियो आएगा तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकेंगे। और मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।